Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Observation Method, अवलोकन विधि। इसे प्रेक्षण या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। परिभाषा अवलोकन विधि। Observational method in psychological research entail the observation and description of a subject behavior. Researchers utilizing the observational method can exert varying amounts of control over the environment in which the observation takes place. अवलोकन विधि को किसी विषय के व्यवहार को देखने, गहराई से समझने और उसका वर्णन करने की विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अवलोकन करके प्रासंगिक डेटा जानकारी एकत्र करने का एक तरीका है। अवलोकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना, और यहाँ पर चूंकि हम लोग सभी मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार है, और यहाँ पर सिर्फ देखने से आशय व्यवहार को देखने से ही नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने से है। अवलोकन विधि मात्र समाज मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की ही एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि नहीं है, बल्कि ये विज्ञान में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रेक्षण विधि अनुसंधान या शोध के लिए डेटा एकत्र करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक तरीका है। अनुसंधान डेटा में एक प्रतिभागी को देखना और बाद में विश्लेषण के लिए प्रासंगिक व्यवहार को रिकॉर्ड करना शामिल है। चूंकि मनोविज्ञान में हम लोग प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके ऊपर सब्जेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर की हम उनके व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके व्यवहार जो रेलिवेंट है, जिस विशेष व्यवहार का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। अल्बर्ट बंडुरा एक मनोवैज्ञानिक और सीखने वाले सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने पहली बार सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उन्हें सबसे पहले अवलोकन संबंधी सीखने का सिद्धांत या विधि सीखने की का श्रेय दिया जा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक जांच का एक शक्तिशाली उपकरण है। अवलोकन पद्धति का उपयोग करने वाले शोधकर्ता उस वातावरण पर अलग अलग मात्रा में नियंत्रण कर सकते हैं जिसमें अवलोकन होता है। शुरू से ही अवलोकन विज्ञान का शोध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रहा है, और जितनी गहराई से अवलोकन किया जाए। अब इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण न्यूटन है, जिन्होंने पहली बार, और हम सभी देखते हैं कि पेड़ से गिरता हुआ सेब देखते हैं, लेकिन न्यूटन बहुत गहराई से इस चीज को देख रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि हर बार कोई भी चीज गिरती है तो हमेशा नीचे क्यों आती है। तो इस तरह से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम कितनी गहराई से चीजों को देख रहे हैं। एक ही वस्तु, एक ही व्यवहार बहुत सारे लोग देखते हैं, और उसको कितनी सूक्ष्मता से और उनमें कितना वो इंसाइट, अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर रही है, ये निर्भर करता है। हम सभी चिड़िया को उड़ते हुए आसमान में देखते हैं, और राइट ब्रदर्स भी देख रहे थे, लेकिन उनके मन में जो अवलोकन से इंसाइट डेवलप हुई कि क्यों ना इंसान भी कुछ ऐसा डेवलप किया जाए, संसाधन कि पंख के आकार का हो और वो उड़ सके, और उसके बाद उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। तो
हम कितनी सूक्ष्मता से, गहराई से अवलोकन कर रहे हैं, हमारा शोध का सिद्धांत उस पर निर्भर करता है। और हर एक शोध विधि का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अवलोकन पद्धति का मुख्य रूप से प्रयोग उन क्रियाओं के दौरान होता है जहां हम पूर्वाग्रह त्रुटि से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक रिजल्ट, बहुत ही सही रिजल्ट वहां पास में रह करके परिस्थिति में उसको गणना करते हैं, उसका संकलन करते हैं। यह एक प्रतिभागी के व्यवहार देखकर और बाद के चरण में विश्लेषण के लिए एक इसे रिकॉर्ड करके वस्तुनिष्ठ डेटा, बिन पूर्वाग्रह रहित डेटा प्राप्त करने का यह एक तरीका है। एक शोधकर्ता जैसे स्कूल में अवलोकन पद्धति का उपयोग कर रहा है शोध के लिए, और वो ये अध्ययन करना चाहता है कि छोटे बच्चे जो नर्सरी क्लास के हैं, अगर आपस में अपने टिफिन को शेयर करते हैं तो उस शेयर करने से बच्चों के सीखने के व्यवहार पर क्या असर होता है, उनकी पढ़ाई कैसी हो जाती है, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए शोधकर्ता को निष्पक्ष रूप से जाकर के बच्चों के क्लास में व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवहार का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अवलोकन डेटा संग्रह विधि के साथ कुछ नैतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जो स्कूल अथॉरिटी है उसकी भी वहाँ पर सहमति लेनी होगी कि छोटे बच्चों के व्यवहार का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण सहमति नैतिक रूप से लेना अनिवार्य हो जाता है। ऑब्जर्वेशन मैथड अवलोकन विधियां 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। पहला, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस, नियंत्रित अवलोकन। दूसरा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस, प्राकृतिक अवलोकन, इसे स्वाभाविक अवलोकन या अनियंत्रित अवलोकन भी कहा जाता है। तीसरा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, नियंत्रित अवलोकन की। नियंत्रित प्रेक्षण नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। शोधकर्ता के पास स्थान समय तय करने का पूर्ण अधिकार है कि अवलोकन कहाँ और कब होगा। वह यह भी तय करता है कि कौन प्रतिभागी होंगे और किन परिस्थितियों में वह मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करेगा। प्रतिभागियों को एक जड़ समूह के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। शोधकर्ता व्यवहार का एक विस्तृत और वर्णनात्मक डेटा देखता है और रिकॉर्ड करता है और उसे एक अलग श्रेणी में विभाजित करता है। कभी कभी शोधकर्ता एक व्यवहार अनुसूची का प्रयोग करके एक सहमत पैमाने के अनुसार कार्रवाई या को कोड करता है। कोडिंग व्यवहार में व्यवहार की तीव्रता को मापने और इसकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अक्षर या संख्या या एक श्रेणी शामिल हो सकती है। एकत्र किए गए डेटा को अक्सर आंकड़ों में बदल दिया जाता है। एक नियंत्रित अवलोकन विधि में प्रतिभागियों को शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में सूचित किया जाता है। शोधकर्ता अवलोकन विधि के दौरान सीधे संपर्क से बचता है और आमतौर पर विवरण देखने और रिकॉर्ड करने के लिए दो तरफा दर्पण का प्रयोग करता है। नियंत्रित अवलोकन की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग बंदुरा महोदय ने किया। उन्होंने सामाजिक सीखने को जानने के लिए इसका प्रयोग किया। यहाँ पर उन्होंने 2 बच्चों के ग्रुप लिए छोटे, और एक ग्रुप को उन्होंने टीवी में बहुत ही आक्रामकता, क्रोध से भरी हुई फाइटिंग वाली मूवीज, पिक्चर्स दिखाएं, और दूसरा जो ग्रुप लिया था नियंत्रित ग्रुप, उसको उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। इस तरह की कोई मूवी नहीं दिखाई, उन्हें एक सिंपल कार्टून मूवी दिखाई। अब जो पहला ग्रुप था, जिसे स्वतंत्र ग्रुप भी कहा जा सकता है, उसको और
जो नियंत्रित ग्रुप था, दोनों बच्चों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उन्होंने उन बच्चों के व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और ये देखा गया कि शोध में कि जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा हिंसात्मक, आक्रामक वीडियो देखे थे, उनके व्यवहार में आक्रामकता ज़्यादा पाई गई, और जिन बच्चों ने साधारण कार्टून के वीडियोस देखे थे, उनके व्यवहार में आक्रामकता की मात्रा कम पाई गई। और उसको उन्होंने डेटा को आंकड़ों में, स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया कि कितनी बार आक्रामक बिहेवियर उन्होंने बच्चे कर रहे थे और किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। उसको मात्रात्मक डेटा को रिकॉर्ड करके मात्रात्मक में, गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक में कन्वर्ट कर लिया। अब नियंत्रित अवलोकन विधि के लाभ। पहला, संरचित और विश्लेषणात्मक जानकारी। चूंकि नियंत्रित परिस्थिति में किया गया अवलोकन होता है, नियंत्रित इसलिए पहले से डिसाइडेड, संरचित आपके दो ग्रुप होते हैं। पूरा नियंत्रण जिस पर बनाया जाता है, अगर दो ग्रुप में बच्चों को रखा गया है तो दोनों ही ग्रुप के बच्चों समान कक्षा के होने चाहिए, ताकि उनकी उम्र, उनकी शिक्षा को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित चर के रूप में हो, और जो भी जानकारी हो वो बहुत ही सटीक, सही जानकारी मिल सके। शीघ्र विश्लेषण दूसरी विशेषता कि चूंकि नियंत्रित अवलोकन नियंत्रित परिस्थिति में किया गया होता है, तो इसलिए अगर हम दोबारा से उसी नियंत्रित परिस्थिति को बिल्कुल उन्हीं चरों के साथ, उन्हीं समूहों के साथ प्रस्तुत करें तो वो समान रिजल्ट देंगे। कम समय इसकी मुख्य विशेषता है, क्योंकि एक बार नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन किया गया तो उसी नियंत्रित परिस्थिति को लिमिटेड कम समय में वो हम पुनरावृत्ति आसानी से दोहरा सकेंगे। नेक्स्ट विशेषता, विश्वसनीयता। नियंत्रित अवलोकन चूंकि बहुत नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, इसलिए इसके परिणाम बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। परिणाम एक से अनेक बार भी हम अगर दोहराना, चेक करना, जांच करना चाहें तो उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है, हमेशा हमें समान परिणाम ही दिखाई देते हैं। त्वरित अवलोकन, हम जब चाहे तब उस वर्क सेटिंग को, रिसर्च सेटिंग को बना करके हम नियंत्रित परिस्थिति में फिर से व्यवहार का अवलोकन अगर और सूक्ष्मता के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बहुत मुख्य विशेषता नियंत्रित अवलोकन की है कि व्यवहार का सामान्यीकरण। क्योंकि बंद्रा महोदय ने देखा, दो ग्रुप लिए उन्होंने, और उन्होंने देखा कि जो बच्चे आक्रामक पिक्चर देख करके आए थे, उनमें आक्रामक व्यवहार ज्यादा देखने को मिला। तो वो चूंकि नियंत्रित परिस्थिति में किया गया प्रयोग था, इसलिए वो आसानी से उन्होंने उसका सामान्यीकरण किया। और अब ये कितनी भी बार प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आक्रामकता का अगर देखेंगे तो बच्चे आक्रामकता को जल्दी, व्यवहार को सीखेंगे। नियंत्रित अवलोकन पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। नियंत्रित अवलोकन पद्धति में वैधता का अभाव होता है, क्योंकि जब प्रतिभागियों को प्रेक्षित होने के बारे में पता चलता है तो उनका व्यवहार अपने आप बदलने लग जाता है। अगर बच्चों को या जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसे ये पता लग जाए कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है या कोई उसके व्यवहार को नोट कर रहा है, तो वह सामान्य नहीं रह पाता। उसके व्यवहार में अपने आप ही कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है, और हो सकता है कि वो अपने व्यवहार को छिपाना शुरू कर दे, अपने स्वाभाविक जो व्यवहार उसका होना चाहिए वो कम कर दे। अब बच्चे आपस में जब देख रहे हैं कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है मेरे व्यवहार को, तो हो सकता है कि वो अपनी आक्रामकता का व्यवहार छिपा रहे हैं, और जिस स्वाभाविक प्रक्रिया से वो व्यवहार को प्रदर्शित करें वो अब ना हो। ये इसकी मुख्य सीमा है।
दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्रकार स्वाभाविक या प्राकृतिक अवलोकन। इसे अनियंत्रित अवलोकन भी कहा जाता है। स्वाभाविक प्राकृतिक अवलोकन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया व्यवहार का अवलोकन, प्रेक्षण या निरीक्षण होता है। सामाजिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आमतौर पर प्राकृतिक अवलोकन पद्धति का उपयोग करते हैं। इस मामले में खुले या प्राकृतिक परिवेश में प्रतिभागियों के सहज व्यवहार का अवलोकन और अध्ययन शामिल है। शोधकर्ता की भूमिका में प्राकृतिक आवास में जो कुछ भी वह देख सकता है उसे ढूंढना और रिकॉर्ड करना होता है। प्राकृतिक और स्वाभाविक अवलोकन का एक बहुत अच्छा उदाहरण न्यूटन का ही है कि अगर वो जो अवलोकन कर रहे थे वो बहुत स्वाभाविक परिस्थितियों में कर रहे थे, अगर वहां पर कुछ भी अप्राकृतिक होता या कोई व्यक्ति उसको जानबूझ करके गिरा रहा होता या कुछ अप्राकृतिक तरीके से वहां पर व्यवहार हो रहा होता, शायद वो इतनी गंभीरता से उस व्यवहार का अवलोकन नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार को होता हुआ देख रहे थे, इसलिए उनमें सहज अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो गई। प्राकृतिक अवलोकन के लाभ। प्राकृतिक अवलोकन पद्धति से स्वाभाविक व्यवहार का अवलोकन होता है। उसमें बिल्कुल बनावटीपन, दिखावापन या परिवर्तन नहीं होता है। जो घटना वास्तव में घटित होती है उसका बिल्कुल सूक्ष्म गहन अध्ययन स्वाभाविक व्यवहार का इस विधि के द्वारा किया जाता है। बेहतर पारिस्थितिक वैधता, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं होती और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और वैध होते हैं। किसी तरह का छिपाव या व्यवहार में परिवर्तन प्रयोगकर्ता द्वारा विषय के रूप में नहीं देखे जाते। नए विचारों का निर्माण। ये कहा जाता है कि अवलोकन जितना ही स्वाभाविक परिस्थिति में होगा, प्राकृतिक होगा, उससे नए विचारों का निर्माण होगा और जिससे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी। जेम्स वॉट भी थे, वो देख रहे थे कि कैटल में स्टीम बनने से बार बार उसका ढक्कन जो है, कवर, वो गिर जा रहा था। उनको इंसाइट उत्पन्न हुई कि क्या स्टीम में इतनी ताकत होती है कि ये इतना बड़े ढक्कन को भी गिरा सकती है। तो उसी से ही उन्होंने इंसाइट लेकर के अंतर्दृष्टि उत्पन्न करके भाप के इंजन का प्रयोग किया। तो बहुत बार स्वाभाविक परिस्थितियों में हम लोग घटनाएं को घटित होते देखते हैं और उससे अंतर्दृष्टि होने से ही शोध सिद्धांत बनना शुरू होते हैं। विज्ञान जो है उसमें जितने भी शोध होते हैं उनका मुख्य स्वरूप प्राकृतिक अवलोकन ही होता है। प्राकृतिक अवलोकन की सीमाएं। सामान्यीकरण करने में मदद नहीं, क्योंकि एक घटना जो स्वाभाविक अवस्था में घटित होती है उसको हम सामान्य नहीं कर सकते, क्योंकि विशेष घटना विशेष समय पर ही परिस्थितियों में होती है, जिसकी पुनरावृत्ति करना, उसे दोबारा से देखना संभव नहीं होता। क्योंकि अब बहुत सारा स्वाभाविक व्यवहार, कभी कभी उसके पीछे कुछ कारण नहीं होता, बहुत सारे स्वाभाविक व्यवहार प्राकृतिक होते हैं और एक उद्दीपक के मिलने पर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है, लेकिन उसको हम कभी कभी दोबारा से पुनरावृत्ति करने में सक्षम नहीं होते। और जो भी व्यक्ति प्राकृतिक स्वाभाविक अवलोकन कर रहा है उसे बहुत ही ज़्यादा उचित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अगर जिस स्वाभाविक परिस्थिति में आप अवलोकन कर रहे हैं और मुख्यतः होता है कि प्रतिभागी सामने नहीं आता, शोधकर्ता पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है व्यवहार की, तो वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो किसी तरह के व्यवहार में विषय के परिवर्तन हो जाए, बनावटीपन आ जाए, इसलिए वो अपनी याददाश्त में जो उसकी याद में व्यवहार रह जाता है उसी को ही रिकॉर्ड करके लिखता है। तो बहुत बार अगर याददाश्त में
कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ नवीनीकरण हो गया, तो भी यहाँ पर रिजल्ट जो होंगे वो विश्वसनीय नहीं रह जाते। कुछ चरों को नियंत्रण करना संभव नहीं है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे चर ऐसे हैं, जब हम स्वाभाविक अवलोकन में जाएंगे, घटनाएं, अब प्राकृतिक वातावरण में कोई भी स्पेशल घटना घटित हो सकती है, कुछ भी स्पेशल चर आ सकता है, विशेष घटना घटित हो सकती है जो शायद दोबारा से ना हो और जिसका प्रभाव उस व्यवहार पर पड़े, तो हम उस घटना को, चर को नियंत्रित नहीं कर सकते, स्रोत को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि एक घटना एक स्वाभाविक परिस्थिति में घटी हुई होती है, इसलिए हम वो उसी वातावरण में उस घटना को नहीं ला सकते हैं। कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि शोधकर्ता चरों में हेरफेर नहीं कर सकता है। बहुत सारा हमारा बिहेवियर ऐसा है जो हम प्राकृतिक वातावरण में कर रहे हैं। अब कोरोना पीरियड में कितने लोग मास्क का यूज कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और हम इसका प्राकृतिक अवलोकन कर रहे हैं, तो अगर हम उन्हें पता लग जाए कि हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ लोग शायद अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर लेंगे और वो उस समय मास्क लगाना शुरू कर देंगे या सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो लेकिन ये उनका व्यवहार स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। तो इस तरह की कुछ सीमाएं इस प्राकृतिक अवलोकन या अनियंत्रित अवलोकन विधि में पाई जाती हैं। इसके बाद प्रतिभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अवलोकन करते समय जो शोध करता है वो अवलोकन व्यवहार का एक पार्ट, एक भाग बन जाता है। सहभागी प्रेक्षण पद्धति को अक्सर प्राकृतिक प्रेक्षण का रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें इसके साथ कुछ असामान्यता होती है। अंतर की बात यह है कि शोधकर्ता अब दूर का पर्यवेक्षक नहीं है, क्योंकि वह प्रतिभागियों में शामिल हो गया है और उनके समूह का हिस्सा बन गया है। वह ऐसा उनके जीवन में अधिक गहराई और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए करता है। क्योंकि बहुत गहराई से व्यवहार को जानने के लिए खुद व्यवहार में एक प्रतिभागी उन विषय के उस समूह का हिस्सा बन जाता है। शोधकर्ता समूह के अन्य सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करता है, उनकी गतिविधियों में भाग लेता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है और एक अलग जीवन शैली प्राप्त करता है। प्रतिभागी का अवलोकन प्रत्यक्ष और गुप्त हो सकता है। जो भी प्रतिभागी है, ये उसकी व्यवहार का अध्ययन कर रहा है अपने शोध की आवश्यकता के अनुसार, या तो उस समूह को बता सकता है कि मैं आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूँ, या गुप्त रूप से दूर से अपनी पहचान को छिपा करके वो उनके व्यवहार का अवलोकन कर सकता है। तो प्रतिभागी अवलोकन दो रूप में कर सकता है, ओवर्ट प्रत्यक्ष और कोवर्ट गुप्त रूप में। जब शोधकर्ता किसी समूह से प्रेक्षण विधि को मिलाने की अनुमति मांगता है तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। वह अपने असली उद्देश्य और वास्तविक पहचान को समूह के सामने प्रकट करके करता है जिसके साथ वह मिलना चाहता है। कोवर्ट गुप्त, जब शोधकर्ता उस समूह को अपनी वास्तविक पहचान या वास्तविक अर्थ नहीं दिखाता जिसमें वह शामिल होना चाहता है, तो अवलोकन को गुप्त रूप से माना जाना जाता है। वह दोनों को छिपा कर रखता है और समूह में प्रवेश करने और घुलने मिलने के लिए एक छोटी भूमिका या पहचान बनाता है। अपने नाम को चेंज कर लेता है ताकि उस ग्रुप के व्यवहार में कोई परिवर्तन उसके प्रतिभागी होने से ना आए। वह आमतौर पर कार्य करता है जैसे कि वह समूह का एक वास्तविक सदस्य है। प्रतिभागी प्रेक्षण के लाभ, प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन और निरीक्षण, चूंकि व्यवहार की जो स्वाभाविक परिस्थिति है उसका भाग बन जाता है शोधकर्ता, तो इससे बहुत ही प्राकृतिक निरीक्षण और डेटा प्राप्त होता है। घटनाओं का निकटता से अध्ययन, क्योंकि बहुत
व्यवहार, समूह के व्यवहार का बहुत निकटता से, अगर समूहों में डायनेमिक्स देखना हो, गतिशीलता देखनी हो, तो इस तरह के व्यवहारों का अध्ययन भी हम अब इसी प्रतिभागी प्रेक्षण विधि के द्वारा बहुत ही सूक्ष्मता से कर सकते हैं कि ग्रुप कोहेसिवनेस, समूह निकटता का, और समूह जो गतिशीलता है, ग्रुप डायनेमिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर, सीखने पर, ये हम बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। अच्छे और स्वस्थ संबंध, जो कि प्रतिभागी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके साथ खुल मिल करके काम करता है, उनके बीच में अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, आपस में मैत्री भाव विकसित हो जाता है। वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण, शोधकर्ता जो वास्तव में बिल्कुल नेचुरल स्वाभाविक व्यवहार होता है उसका अध्ययन करने को वहां पर मिलता है, बिना किसी बनावट के। गहन अवलोकन, और व्यवहार को बहुत ही गहराई से जाना जा सकता है पार्टिसिपेशन प्रेक्षण के द्वारा। प्रतिभागी प्रेक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। गुप्त रूप से काम करना चुनौतीपूर्ण। बहुत बार क्या होता है कि जब हम प्रतिभागी रूप में किसी ग्रुप के साथ शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम वहाँ किस उद्देश्य से शामिल हुआ। शोधकर्ता अपनी पहचान चाहे छिपा भी ले, फिर भी लोग कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे व्यवहार का कुछ ना कुछ संकलन, आंकलन कर रहा है। तो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण, अपनी पहचान को छिपाए रखना, गुप्त रूप से काम करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। दोषपूर्ण याददाश्त, क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अगर हम बहुत गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं तो हमें ये शो नहीं करना होता शोधार्थी को कि वो तुरंत परिस्थिति में व्यवहार को नोट करे, डेटा का संग्रहण करे। वो अपनी याददाश्त के अनुसार जो उसे याद रह जाता है एक समूह के व्यवहार के बारे में, सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड कर पाता है। और बहुत बार अगर किसी की शोधकर्ता की याददाश्त कमजोर है तो बहुत ही दोषपूर्ण रिजल्ट भी निकल सकते हैं। इसकी मुख्य सीमा या कमजोरी इस विधि की निष्पक्षता की कमी है, क्योंकि प्रतिभागी अवलोकन में शोधकर्ता खुद भी प्रतिभागी बन जाता है और उस समूह का पार्ट हो जाता है। इतना सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है कि उनकी कमियां, ग्रुप की जो नकारात्मक जो व्यवहार है उसको बहुत कम आकलन करता है और कभी कभी इग्नोर भी कर देता है। तो इससे इस विधि में निष्पक्षता की कमी हो जाती है। पूर्वाग्रह, अगर पहले से ही किसी समूह के बारे में पूर्वाग्रह से प्रेक्षित है तो शोधकर्ता, तो वहां पर भी बहुत बड़ी कमी हो जाती है कि रिजल्ट इतने ज़्यादा ऑथेंटिक और सही ना मिले, उसमें वैज्ञानिकता की कमी हो जाती है। शोधकर्ता अपनी परिचितता के कारण कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करता है। अगर एक बहुत अच्छा रेपर्ट सौहार्द स्थापित हो गया है तो जो उनके बीच के अच्छी यादें हैं वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट लिखने में हावी हो जाती हैं, आत्मनिष्ठ हो जाती हैं, और जिससे वस्तुनिष्ठता की परिणाम में कमी हो जाती है। इसका मुख्य रूप से सबसे बड़ा नुकसान है इस विधि का, क्योंकि प्रयोग शोधकर्ता वही देखता है जो वास्तव में वो देखना चाहता है। तो ये इस विधि की सबसे बड़ी कमी है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला, प्रत्यक्ष अवलोकन, जांच और रिकॉर्ड। चूंकि ऑब्जर्वेशन अवलोकन विधि के नाम से स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन, जांच करके व्यवहार की रिकॉर्ड किया जाता है। और यह विधि बहुत ही लचीलापन है, क्योंकि अवलोकन विधि में व्यवहार को अगर हम नियंत्रित परिस्थिति में कर रहे हैं तो फिर से जा करके हम लचीलेपन के साथ उस परिस्थिति को उत्पन्न करके व्यवहार का अध्ययन
कर सकते हैं। घटना का एक स्थायी डेटा संग्रह, अगर कोई विशेष घटना घटित हो रही होती है और इसका एक रिकॉर्ड, स्थायी रिकॉर्ड उस परिस्थिति का हमें इस विधि के द्वारा मिल जाता है। अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, व्यवहार को बहुत गहराई से स्वाभाविक वातावरण में चूंकि अध्ययन करना होता है तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज नहीं होती है। अवलोकन विधि एक परिकल्पना तैयार करने और सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। शोधकर्ता अपने विषय पर एक सिद्धांत बनाने के लिए गतिविधियों, धारणाओं, पसंद और नापसंद के बारे में देख सकता है और जान सकता है। कुछ उदाहरण में डेटा और जानकारी एकत्र करने के लिए अवलोकन ही एकमात्र उपलब्ध उपकरण है। अवलोकन विधि को रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभागी की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। शोधकर्ता दूर से देख सकता है और निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है। प्रेक्षण विधि के नुकसान। उच्च प्रेक्षण पूर्वाग्रह की संभावना। सबसे मुख्य नुकसान अवलोकन विधि का है कि अगर शोधकर्ता किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वो जाकर के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट में नुकसान होगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन जो पेशेवर चोर थे और उन्होंने कसम खा रखी थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और वो रोज चोरी किया करते थे और एक चेक पोस्ट से गुजरते थे। वहां कुछ पुलिसमैन थे, वो उनसे पूछते थे कि मुल्ला जी आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो फिर उनसे कहते थे मैं चोरी करने आया हूँ। और वो अपने साथ कुछ गधों पर सामान लेकर के चलते थे। जब वो चोरी का नाम लेते थे तो चेक पोस्ट पर उनकी बहुत ज़्यादा सामान की चेकिंग होती थी। जितना भी सामान उनके पास होता था उसको बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से चेक किया जाता था और वो कभी भी उनके पास कोई चोरी का सामान नहीं निकलता था। ऐसा 20 वर्षों तक हुआ और चेक पोस्ट के पुलिसमैन कुछ भी नहीं निकाल पाए। 20 सालों के बाद जब वो एक पुलिसमैन रिटायर हो गया जो 20 साल तक उनकी चेकिंग करता रहा सामान की, उसने मुल्ला जी से एक बार प्रश्न पूछा रिटायरमेंट के बाद, मुल्ला जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप कहते थे कि मैं चोरी करने आया हूँ, तो आप चोरी करते किस चीज की थी? उन्होंने कहा कि मैं तो गधों की ही चोरी करता था। और चूंकि उसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि मैं सामान की ही चोरी करूंगा, तो आप हमेशा आपका ध्यान पूर्वाग्रह सिर्फ सामान के ऊपर ही गया, आपका ध्यान उन गधों, डोंकी के ऊपर नहीं गया। तो हम जो देखना चाहते हैं पूर्वाग्रह के अनुसार, उसमें बहुत संभावना हो जाती है कि हमारा परिणाम प्रभावित हो जाता है। कई व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार अवलोकन के लिए खुले नहीं हैं और यह अवलोकन के मामले में एक सीमा साबित होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यवहार हैं जो हम अवलोकन के लिए नैतिक रूप से जिनकी इजाजत नहीं होती। घटना की अनिश्चितता उस वास्तविक समय को निर्धारित नहीं कर सकती कि जब घटना घटित होगी और हम उस समय पर वहां पहुंच जाए। प्रत्येक घटना जो अवलोकन के लिए खुली है उसे नहीं देखा जा सकता है। कई घटनाएं प्रेम, स्नेह की तरह सार गर्भित और बहुत आंतरिक होती हैं। इसको हम अवलोकन विधि के साथ सटीक लेखा जोखा नहीं कर सकते। आंसू दुख में भी निकलते हैं और खुशी पर भी, लेकिन जब तक हम उसका बहुत गहराई से अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अवलोकन द्वारा किए गए सामाजिक घटना सामान्यीकरण को विश्वसनीय नहीं माना जाता, क्योंकि इसका प्रयोग प्रयोगशाला प्रयोग के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक और स्वाभाविक घटनाएं अवलोकन जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि हम बहुत बड़े स्केल पर वो घटनाओं को सामान्यीकरण नहीं कर सकते।
कुछ मामलों में ये देखा गया है कि एक घटना को देखने वाले दो व्यक्ति अलग अलग परिणामों पर आते हैं और इससे दोषपूर्ण धारणा हो सकती है। अवलोकन विधि को एक महंगा माध्यम माना जाता है क्योंकि इसके लिए कठिन प्रयास और बहुत समय और उच्च लागत की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से प्रेक्षण विधि के अन्य विधियों की तरह लाभ भी हैं और नुकसान भी है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि प्रेक्षण अवलोकन या निरीक्षण विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है किसी भी शोध के लिए, डेटा को कलेक्शन करने के लिए। उसका कोई और विकल्प इतना महत्वपूर्ण नहीं मिल सकता है।